क्या दिखाता है 3D10 और इसलिए जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब इनकम्प्लीट n-1d ऑर्बिटल। ठीक है, वीडियो में स्टार्टिंग में हमने देखा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट या मतलब क्या होता है जिसमें इनकम्प्लीट n-1d ऑर्बिटल होता है। बट जिंक में और उसके कैटायन में दैट इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कैटायन में कंप्लीटली फिल्ड n-1d ऑर्बिटल है। ठीक है, जिंक में भी और उसके +2 वाले कैटायन में भी कंप्लीटली फिल्ड n-1d ऑर्बिटल है। इसका मतलब वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हुआ। बट आप कैडमियम मर्क्यूरी की बात करो, कैडमियम और मर्क्यूरी में भी सेम थिंग हो रहा है। तो 4D और 5D सीरीज में आते हैं कैडमियम और मर्क्यूरी एंड में, और उनमें भी यही होता है। उनके n-1d ऑर्बिटल में जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है और उसका +2 वाला कैटायन भी कम्प्लीटली फिल्ड है। इसलिए कैडमियम और मर्क्यूरी को भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी को ट्रांजिशन मेटल क्यों नहीं कंसिडर किया जाता है? क्योंकि उनमें जो n-1d ऑर्बिटल है और उनके +2 वाले कैटायन में भी n-1d ऑर्बिटल है, वो कम्प्लीटली फिल्ड है विद 10 इलेक्ट्रॉन्स। और ट्रांजिशन मेटल मतलब ही होता है इनकम्प्लीट n-1d ऑर्बिटल, एंड देयरफॉर जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल। बट नाउ इफ यू टॉक अबाउट कॉपर, तो अब कॉपर में क्या है? तो कॉपर इज हैविंग 3D10 4s1। तो आप कहोगे कॉपर में भी तो फील्ड है ऑर्बिटल, वो भी तो उसका भी n-1d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो 10 पूरा है, वो कम्प्लीटली फिल्ड है। तो वो ट्रांजिशन मेटल है कि नहीं? वो है। क्यों? क्योंकि उसके +2 वाले कैटायन में d ऑर्बिटल फिल्ड नहीं है। तो हमने पढ़ा था इनकम्प्लीट n-1d ऑर्बिटल इन दी मेटल और इट्स कैटायन, ये वर्ड हमने यूज किया था, और इट्स कैटायन। तो कॉपर में तो n-1d ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है, करेक्ट। कॉपर में n-1d ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है, बट उसके कैटायन जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसमें कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा S में से और एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा D में से। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको किधर से भी बनाना है कोई एलिमेंट का, तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालना है। तो इसमें आउटर ऑर्बिटर कौन है? 4s। तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे और सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे D से। तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपको कॉन्फिगरेशन मिल जाएगा 3D9। अब मुझे बताओ ये कम्प्लीटली फिल्ड है? नहीं। और ये कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, इसलिए अब कॉपर हुआ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है जबकि उसका d ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है? क्योंकि उसके +2 कैटायन का n-1d ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कॉपर इवन दो इट्स n-1d ऑर्बिटल इज कम्प्लीटली फिल्ड, इट इज ट्रांजिशन एलिमेंट, बट जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी आर नॉट, क्योंकि उनमें कैटायन में भी कम्प्लीटली फिल्ड होता है, पर कॉपर में कैटायन में कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होता। इसलिए कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है, बट जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी नहीं। अब बात करें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो ये वाला सीरीज़ याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आप सारों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। तो ये सीरीज़ आप जल्दी से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका 3D सीरीज़ के लिए है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन 3D1 to 10 4s2, ठीक है। देखो 3D1 to 10 4s2, तो जब आप 3D सीरीज़ की बात करोगे तो उसको लिखोगे 3D, ठीक है, और 4s, ठीक है। तो ये होता है n-1 और ये होता है n, इसलिए n-1 क्या हो गया 3 और n हो गया 4, तो ये हुआ 3D1 to 10 4s2। 4D सीरीज की बात करोगे तो हो जाएगा क्रिप्टॉन, यहाँ पे तो आर्गॉन था, 4D सीरीज के करीब कौन सा है? ये नोबल गैस है, आप देखोगे तो क्रिप्टॉन है, ठीक है। तो हो जाएगा क्रिप्टॉन 4D1 to 10 एंड 5s0 to 2, ठीक है। तो 4D में हो जाएगा 4D सीरीज के लिए हो जाएगा 4D1 to 10 5s0 to 2। 5D सीरीज के लिए अब उसके करीब नोबल गैस है जियोन, ठीक है। तो नोबल गैस याद रखना है, 3D के लिए आर्गॉन, 4D के लिए क्रिप्टॉन, 5D के लिए जियोन। 5D सीरीज का हो जाएगा 5D1 to 10 6s2,
और 6D के लिए हो जाएगा Rn, दैट इज रेवन, दैट इज 6D 1 to 10 4s2। तो आपको याद रखना है 3D सीरीज 3D से शुरू होता है और नेक्स्ट वाला हो जाएगा 4s, करेक्ट, 1 ऐड करना है। 4D सीरीज होगा 4D से शुरू, नेक्स्ट वाला हो जाएगा 5s, 5D शुरू हो जाएगा 5D से शुरू और नेक्स्ट वाला हो जाएगा 6s, और 6D शुरू हो जाएगा 6D से शुरू और नेक्स्ट वाला हो जाएगा 7s। और इस तरह से आप ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजीली याद रख सकते हो। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, जो मैंने बताया था कि मैं बताऊंगी आगे। क्यों ये स्पेशल केस है? क्योंकि एक्सपेक्टेड क्या था? एक्सपेक्टेड था कि क्रोमियम में होना चाहिए 3D4 4s2 और कॉपर में होना चाहिए 3D9 4s2, बट दिखा क्या हमको? क्रोमियम में है 3D5 4s1 एंड कॉपर में है 3D10 4s1। ये हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो एक्सपेक्टेड ये है कि S वाला फिल होना चाहिए कम्प्लीटली और उसके बाद जो भी बचा वो D में जाता है, करेक्ट। बट क्रोमियम और कॉपर के केस में क्या होता है उन्हें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी चाहिए। अब ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कहाँ से लाना चाहते हैं? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अपने ऑर्बिटल को हाफ फिल्ड या कम्प्लीटली फिल्ड करके लाना चाहते हैं। तो D ऑर्बिटल का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है? 10 इलेक्ट्रॉन। तो जब भी D ऑर्बिटल में 10 के 10 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं तो ज़्यादा स्टेबल होता है, या फिर उसमें हाफ फिल्ड होता है दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आपको याद रखना है कोई भी ऑर्बिटल हो, कोई भी ऑर्बिटल यदि वो हाफ फिल्ड हो या कम्प्लीटली फिल्ड हो तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो कोई भी ऑर्बिटल यदि हाफ फिल्ड हो या कम्प्लीटली फिल्ड हो तो ज़्यादा स्टेबल है। और डी ब्लॉक एलिमेंट में जो क्रोमियम और कॉपर है उनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कब मिलेगी? जब उनका डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड या हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो क्रोमियम का एक्सपेक्टेड क्या था? 3D4, मतलब वो एक ही इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा था उसको कम्प्लीटली फिल्ड होने के लिए। तो एक्सपेक्टेड में उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा था उसको कम्प्लीटली फिल्ड होने के लिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन आ गया ये इस ऑर्बिटल से जो 4s2 था उसको 1 कर दिया और वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और ये हो गया हाफ फिल्ड, इसको हो गया एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। सिमिलरली हो गया कॉपर में। कॉपर में एक्सपेक्टेड क्या था? 3D9 4s2, बट कॉपर को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी चाहिए तो उसको एक ही इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा था अपनी स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा पाने के लिए। तो उसने क्या किया? 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला और डाल दिया D में, तो हो गया 4s1 3D10 और उसको मिल गया एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। और s ऑर्बिटल भी स्टेबल है क्योंकि s ऑर्बिटल में हाफली फिल्ड है। s ऑर्बिटल का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, अब ये दोनों s ऑर्बिटल में 1 1 है, मतलब हाफ फिल्ड है और इसलिए वो भी स्टेबल है। तो इसलिए कॉपर और क्रोमियम दोनों को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन s में से निकाल के D में डाल देते हैं और इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 लिखा जाता है और बाकी सब के सब में लिखा जाता है 4s2। तो यह याद रखना है। तो क्रोमियम का है 3D5 4s1 और कॉपर का है 3D10 4s1 और ये हुआ है उनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिया है और कहा गया है कि आप उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करो। तो किसका फिल करने के लिए कहा गया? मोलिब्डेनम का। तो मोलिब्डेनम का यहाँ पे आप लिख दोगे 4D5 5s1, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी चाहिए ऑफ कोर्स, और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के उसने वापस S में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के D में डाल दिया है और हो गया 4D5 5s1, ठीक है। और रुथेनियम में भी हो गया 4D7 5s1 और यहाँ पे सिल्वर में भी हो गया 4D10 5s1, ठीक है। ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो और लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है 3D सीरीज़ का, ये वाला थर्ड सीरीज़ का, ठीक है। इसमें हो जाएगा 5D2 6s2, हॉफनियम का पूछा है उन्होंने, 5D2 6s2, ठीक है। फिर Re का 5D5 एंड 6s2, करेक्ट। और गोल्ड का है 5D10 6s1। तो आप इस तरह से वीडियो पॉज करके तीनों का लिख सकते हो, 5D2 6s2, इसका 5D5 6s2 और 5D10 6s1। यहाँ पे भी वापस वही सेम कंडीशन है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाने के लिए सिल्वर और गोल्ड ने क्या किया है? S में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने D में डाल लिया है, ठीक है। सेम थिंग जो आपके क्रोमियम और कॉपर में हो रहा था। नेक्स्ट है DB का। DB का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है 6D3 7s2 और यहाँ पे Rg का वापस यहाँ पे है 6D9 एंड 7s2। तो ये एक्सपेक्टेड है एक्चुअली, बट इसको वापस ये कर लेता है 6D10 एंड 7s1, तो ये कर लेगा वो चेंज, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6D10 एंड 7s1।
नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंपाउंड। ट्रांजिशन एलिमेंट एक्चुअली पीरियोडिक टेबल में बहुत फेमस है वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने के लिए, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट या एफ ब्लॉक एलिमेंट इतने ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा पाते हैं जितना ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट दिखा पाते हैं। ये उनकी बहुत अच्छी खासियत है डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट की, कि वो वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं और इसलिए बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो पढ़ा है और वहाँ पे देखा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल ज़्यादातर ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक एलिमेंट ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वो वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पाते हैं। और ये क्यों पॉसिबल है? देखो, जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे अपने 4s ऑर्बिटल में से, ठीक है, 4s ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो हो जाएंगे M+ आयन। एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद M+, दो इलेक्ट्रॉन दैट इज 4s 0 हो जाएगा, तब वो हो जाएंगे M2+ आयन। ठीक है, तो 4s में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, तो एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद हो जाएगा M+, दो इलेक्ट्रॉन देने के पास M2+। अब आप बात करोगे 3d और 4s इलेक्ट्रॉन्स की, तो अब यदि वो 3d में से भी इलेक्ट्रॉन लूज करने लगे, 4s का तो लूज करेंगी ऑब्वियसली क्योंकि आउटर ऑर्बिटल है, तो सबसे पहले उनको 4s ही लूज करना है, उसके बाद वो 3d का लूज करेंगे। तो 4s और 3d दोनों भी लूज करने लगे तो बन जाएंगे M3+, M4+ एंड सो ऑन। और ये प्रॉपर्टी की वजह से कि वो s में से भी लूज कर सकते हैं, d में से भी लूज कर सकते हैं, और उसकी वजह से वो वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 3d ऑर्बिटल इंक्रीज, द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बाय द एलिमेंट आल्सो इंक्रीज। तो जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 3d ऑर्बिटल में, उतना ज़्यादा उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उस एलिमेंट में, उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही ज़्यादा जल्दी लूज हो सकते हैं। पेयर्ड वाले को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लूज होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ऐसे वाले केसेस में क्या होता है, जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा और उतना ज़्यादा वो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पाएगा। और इसलिए अभी आप देखो स्कैंडियम में सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3d1, तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसलिए सिर्फ वो दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पाता है। ठीक है, तो स्कैंडियम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सिर्फ दो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पा रहा है। बट मैग्नीज में जो Mn है उसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसलिए वो 6 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पा रहा है। तो यहाँ पे देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ गया, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, नॉट ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। द एलिमेंट्स विच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अकर इन नियर द मिडल ऑफ द सीरीज। तो जो भी एलिमेंट होते हैं जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पाते हैं वो बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो सीरीज के बीचों बीच ही पाए जाएंगे। ठीक है, तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 to +7 और वो मिडल ऑफ द सीरीज में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ये वाले एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो स्कैंडियम में सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 एंड +3, दो इसमें से लूज करने के बाद और तीनों लूज करने के बाद +3। टिटेनियम में D2 4s2, तो ये इसमें 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हो मैग्नीज में सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है D5। ठीक है, तो D में मैक्सिमम कैपेसिटी 10 है और हाफ फील्ड मतलब 5, मतलब पाँचों के पाँचों अनपेयर्ड है और मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है। और बाकी सब में जैसे वापस आप 6 की तरफ जाओगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होते जाएगी और जिंक तक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते ही नहीं है और इसलिए नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट भी कम होंगे। तो जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, और मैग्नीज में सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट है, कैन यू टेल विच ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट शो द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड व्हाई। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में अभी हमने देखा सबसे ज़्यादा कौन दिखाता है, मैग्नीज। सो द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 3d सीरीज इंक्रीजेस द नंबर ऑफ